स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई एम चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी का एग्ज़ाम अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें कई कारणों से कैंडिडेट्स अक्सर क्या करते हैं कि एक लूप में फंस जाते हैं, रिपीटेड अटेम्प्ट्स के लूप में। 1 साल लंबा चलने वाला एग्ज़ाम का प्रोसेस प्लस 1 साल की तैयारी, आपके 2 साल इम्पैक्ट हो जाते हैं अगर आपका पहला अटेम्प्ट में कुछ हेर फेर हो जाए। तो ये न्यू कैंडिडेट्स, न्यू एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इट्स अ स्ट्रैटेजी वीडियो बेसिकली, जहाँ पे डे 1 से या स्क्रैच से आप यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसमें इंश्योर कर सकते हैं कि आप ठीक डायरेक्शन में जाते रहें, उसकी हम बात करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में बताने से पहले और इस चीज़ को बताने के लिए एक बड़ी प्यारी कोट मुझे मिली, वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो कहीं पे मैंने पढ़ा दैट द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल और इज इट स्केड्यूल। खैर, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि इसमें मैसेज क्या है। तो ये कह रहे हैं कि दैट द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। कि एक रैंडम सा शेड्यूल में रैंडम सी चीजें आपको लिस्ट बना के दे रखी हैं। अब आप उस लिस्ट के हिसाब से पहली रैंडम चीज को सबसे टॉप प्रायोरिटी दे देते हो, दूसरी को सेकंड प्रायोरिटी एंड सो ऑन। वो चीज नहीं करनी। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आपको जो लिस्ट दी गई है उसमें आप समझो कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। उस ज्यादा जरूरी चीज को अपनी लिस्ट बनाओ, फिर उसमें आप सबसे ऊपर रखो उसे। सबसे पहला काम करना वो है। बट क्योंकि तैयारी इतनी लंबी है, यूपीएससी का प्रोसेस इतना लंबा है और प्रोसेस में एवरीथिंग अंडर द सन समटाइम्स फील्स कि ये हिस्सी का पार्ट है, तो होता क्या है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को गलत सेट करके इस एग्जाम के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लूप में फंसते रहते हैं और ये लूप चलता रहता है और हमें रियलाइज नहीं होता। हमें रियलाइज तब होता है जब इस लूप से हम बाहर निकलते हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने लगे। आप सबके पास एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज है दैट यू पीपल आर वेरी हाई इन एनर्जी। गाइस, यू शुड फील ब्लेस्ड। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक बात बताते हैं कैंडिडेट्स को कि आपका मुकाबला उन लोगों के साथ है जो 3-3 बार यूपीएससी दे चुके हैं, 4-4 बार मेंस लिख चुके हैं, राइट? बट क्या पहली अटेम्प्ट में क्या किसी ने एग्जाम क्रैक नहीं किया? देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। 4 बार अटेम्प्ट लिखने के बाद भी बहुत लोग नहीं कर पाते। 6 बार इंटरव्यू तक पहुंच के भी कई बार रह जाता है। हार्ड लक, ठीक है, हार्ड लक है, लेकिन उन्हीं के साथ वो बच्चे भी तो हैं जिन्होंने पहली अटेम्प्ट में कर लिया। तो क्या अलग किया उन्होंने, उस चीज को समझना है हमने। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो दोस्तों, जो आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम प्रिपरेशन, चाहे वो मूवी से इंस्पायर होकर कर रहे हैं या किसी अपने अंकल को देख के उनकी सर्विसेज के चार्म से इंस्पायर होकर आप कर रहे हैं, पॉइंट है कि आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जाम की समझ कम है। एग्जाम क्या है वो नहीं पता आपको, एनर्जी लेकिन बहुत ज्यादा है। इस हाई एनर्जी लेकिन एग्जाम की समझ की कमी होने की वजह से ये गलती हो जाती है बहुत से बच्चों से कि वो गलत रिसोर्सेज और गलत अप्रोच के पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें यह लगता है कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा इकट्ठा कर लेंगे सब कुछ, उतना ही हमारा फायदा होगा। बहुत से कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि अपने पहले अटेम्प्ट में हाई एनर्जी होती है तो ऑब्वियसली उनको 3 बुक्स भी पकड़ा दोगे, वो कहेंगे हम पढ़ लेंगे, और वो पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। प्रायोरिटीज देखो, अगर सही से सेट नहीं करोगे ना, तो होता क्या है कि वॉट एवर यू आर गिविंग योर इनपुट इन, आउटपुट उतनी प्रोपोर्शनल नहीं होती। और जब 2 साल इंपैक्ट हो, 2 साल स्टेक्स पे हैं, तब आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा रिस्क लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने बनना होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी, बट वो बनना शुरू हो जाते हैं बीसी, बुक कलेक्टर। बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे, उन बुक्स के नोट्स ऐसे बनाएंगे जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जाम की समझ की कमी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे, बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी और बहुत सी चीजों की वजह से ये कमी आती है, ठीक है। तो इसमें एक गलत अप्रोच से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज कि आंसर सॉल्व नहीं कर सकते वो। अब उनको लग रहा है, जैसे मैंने बताया कि पता नहीं लगता कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको बस लग रहा है कि हाँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं, मैंने भैया से पूछ लिया है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, ये बुक्स मैं लेके आ गया, मैं अब नोट्स बना रहा हूँ। नोट्स वो लंबे लंबे लाइनें, लंबे लंबे सेंटेंसेस, सुंदर पेन, सुंदर हैंडराइटिंग, लेकिन हो क्या रहा है, जब क्वेश्चन आया आंसर नहीं लिखा जा रहा, एमसीक्यू आया सॉल्व नहीं हो रहा, पता ही नहीं लग रहा ये स्टेटमेंट्स क्या पूछ रही हैं, मैंने तो कुछ और पढ़ा था, मेरे नोट्स कहाँ गए। तो ये आंसर सॉल्विंग की एबिलिटी नहीं आ पाती। एंड एट द एंड ऑफ द डे फ्रेंड्स, ये याद रखना कि आप जहां से भी पढ़ो, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो, अपने भैया के नोट्स पढ़ो, अपने सीनियर्स के नोट्स पढ़ो, इंस्टीट्यूट्स की बुकलेट्स पढ़ो, अगर आंसर सॉल्व होगा
तो आप सिकंदर हैं, अगर आंसर सॉल्व नहीं हो रहा तो आप सिकंदर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आंसर सॉल्विंग इज द की, जो बच्चे समझ नहीं पाते, इसकी वजह से उनको सेटबैक लगता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पहली स्टेज है, ब्रूटल स्टेज, सबसे नटोरियस स्टेज, खून खराबा होता है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त खून खराबा। क्या होता है, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 10 के 10 लाख बच्चे ये चीजें करेंगे, उनमें से भी कई धुरंधर जिनकी एनर्जी और उनका जज्बा इतना ज्यादा है, वो अभी भी 6 लाख उनमें से निकलते हैं जो कहते हैं कि हम तो एग्जाम भी फेस करेंगे। इन 6 लाख में से आप मान के चलिए कि 30-40 हजार तो एक्चुअली बहुत सीरियस होते हैं, बट मेंस तो कितने लिखते हैं, मेंस लिखते हैं सिर्फ 13,000, ओनली 13,000। 6 लाख में से, राइट, 6 लाख में से 13,000 ने मेंस लिखा, 5,87,000 बच्चे पहली ही स्टेज में बाहर। क्या होगा इसके बाद, रियलाइज होगा कि यहां पे कुछ गलत किया था, उस गलती की वजह से क्या होगा कि आप में अब वो समझ आएगी, आपने अब एग्जाम को समझा, 1 साल लगाने के बाद अब ये समझ आई, अब अगला 1 साल भी लगाना पड़ेगा ताकि इस समझ को यूज कर सकें। लेकिन अब एनर्जी में कंपाहट स्टार्ट हो जाती है, वो एनर्जी शिवर हो गई, अंदर से शेक हो गया, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो एनर्जी अगर आपकी हाई है, विजडम अगर आपके पास नहीं, कम है, ठीक है, कम है, नहीं है, या थोड़ी सी कोई कमी पेशी है, उसमें आप किसी की हेल्प ले लो जिसके पास है विजडम, जो समझता है एग्जाम को। लेकिन नहीं, इस वजह से गलती हो जाती है, और ये अल्टीमेटली रिपीटेड सेटबैक्स का कारण बन सकती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब एनर्जी ज्यादा थी, एक्साइटमेंट में आपने पूरी दुनिया को बताया कि अब से मुझे डीसी साहब बुलाया करो, अब से मुझे एसएसपी साहब बुलाया करो, मेरा एग्जाम क्लियर होने वाला है, राइट। कई बार तो प्रीलिम्स अगर क्लियर हो भी जाता है, उसकी इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है कि अब तो मैं बैठा हूं भाई, अब तो कलेक्टर मैं ही हूं, मेरे से अच्छे आंसर्स तो कोई लिख ही नहीं सकता। तो पूरी दुनिया को वो जो आपने डंका बजाया पूरी दुनिया के सामने, वही आज आपके लिए सोशल प्रेशर बनेगा। वही लोग आज आके क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ भाई क्या बना। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुरा लगता है, इनको पता तो है नहीं, यूपीएससी की शायद फुल फॉर्म भी ना पता हो, बट क्योंकि इनको ये पता है कि मैं तैयारी कर रहा था या कर रही थी, दे विल आस्क क्वेश्चंस। लड़कियों के लिए अलग झंझट है, शादी कर लो, क्या करोगी यूपीएससी करके। तो ये एग्जाम में बाधा बननी शुरू हो जाती है सोशल प्रेशर। इसी सोशल प्रेशर के साथ साथ ये सोशल प्रेशर जो है आपकी फर्दर एनर्जी डिटेरियोरेट करता है, एनर्जी और ज्यादा कम होगी, एग्जाम में अपनी मेहनत करने के बजाय आपका ध्यान इनकी तानों में लग सकता है। तो ये नौबत ही क्यों आए, नौबत नहीं आनी चाहिए। ये चीज फर्दर एग्जाम एंजाइटी को जनरेट करती है, यार अगर मैं फिर से फेल हो गया, ये अंकल पूछेंगे मेरे से क्या बना। आसपास के सारे बच्चे, कोई जॉब प्लेसमेंट ले रहा है, किसी की प्रमोशन हो रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, इन सबको देख के घबराहट आती है, उसका क्या करें, राइट। और इसी के साथ साथ ये सारी चीजें और ज्यादा कल्मिनेट होती हैं, तो मन में फेल होने का डर बार बार आता रहता है। तो होता क्या है कि हम रिपीटेड सेटबैक के एक लूप में फंस जाते हैं, लेकिन इस लूप से बचना जरूरी है। नाउ इसकी जड़ जो है वो यही है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को नहीं समझ पाते, और प्रायोरिटीज को ना समझने का कारण ये है कि आप में से ज्यादातर बच्चे, स्पेशली जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये एक एग्जाम है, मैंने आईएएस बनना है, और आईएएस बनने के लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, दैट्स इट, और थोड़ा सा लिखना पड़ता है। लेकिन इसके बहुत से पार्ट्स हैं। आप घर का अगर निर्माण करते हैं तो सबसे पहले नींव डलती है उसकी, उसके ऊपर फर्दर फिर प्रोसेसेस होते हैं, ड्रेनेज का काम होता है, चौगाठें डलती हैं, और हर चीज सही टाइम पे, सही सीक्वेंस में, सही ऑर्डर के साथ हो, तभी जाके घर बहुत सुंदर और स्ट्रांग बनता है। इवन नेचर में जब एक बेबी ने भी पैदा होना होता है तो उसके पीछे भी उसका पूरा प्रोसेस होता है, हर चीज सही टाइम पर सही तरीके से होती है, तब जाके लाइफ टेक्स शेप एंड फॉर्म, एंड ह्यूमन बीइंग्स, और फॉर दैट मैटर कोई भी जीव जंतु एक प्रोसेस से बनता है। हमारी धरती, एक डायग्राम तो आपने देख ही रखी होगी, ये वाली, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और एक कॉम्बिनेशन बनता है बायोस्फेयर। अगर एनसीईआरटीज पढ़ी है तो यूनिवर्स के बनने का भी एक सेट प्रोसेस था, चांद के बनने का प्रोसेस है, सूर्य के बनने का प्रोसेस है, धरती के बनने का प्रोसेस है, और इस प्रोसेसेस के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। यानी कि एक बहुत बड़े टास्क के सब कंपोनेंट्स होते हैं। क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते, हम इन सब कंपोनेंट्स के आपस के तालमेल को समझ नहीं पाते, इनको इंटीग्रेट नहीं समझ कर पाते, और इनका जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ कि कौन सा सब कंपोनेंट कौन से दूसरे कंपोनेंट को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि इस चीज की समझ नहीं होती, इस वजह से हम अपनी प्रायोरिटीज नहीं सेट कर पाते। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने अच्छी हेल्थ बनानी है, यू वांट टू हैव अ गुड हेल्थ, और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, सबका होना चाहिए। तो अच्छी हेल्थ के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है कि आपकी डाइट अच्छी हो, न्यूट्रिशन की जरूरत है आपको।
न्यूट्रिशन में क्या चाहिए फिर आपको फर्दर? न्यूट्रिशन में सबसे पहले ये जरूरी है कि आप तीनों टाइम खाना खाएं। ऐसे नहीं कि मील स्किप कर रहे हैं, भूल गए, भूख नहीं लग रही, नींद आ रही है, ठीक है, मील्स तीनों टाइम खाएं, कोई बहाना नहीं चलेगा। तीनों टाइम मील खाना जरूरी है, तभी न्यूट्रिशन की बात बनेगी। और तीनों टाइम मील खाने से भी बात नहीं बनेगी। पता लगे कि चिप्स खा रहे हो आप, ब्रेकफास्ट में चिप्स, लंच में नूडल्स, और डिनर में क्या कर रहे हो? डिनर में ब्रेड खा रहे हो, सैंडविच खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो। इससे क्या बात बनेगी भाई? क्या ये गुड हेल्थ लेके देगा? नहीं लेके देगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बैलेंस्ड मील है। ब्रेकफास्ट में दूध, एग्स अगर खा लेते हो तो पोहा एटसेट्रा, ये सारी चीजें, फ्रूट्स, जूसेस, ये भी लो, राइट। तो अच्छा न्यूट्रिशन है तो टाइमली मील्स और बैलेंस मील। तो इसमें हमने ये प्रायोरिटी एक बन सकती है कि अच्छे न्यूट्रिशन के लिए कि एक ऑब्जेक्टिव को हमने डिवाइड कर दिया। फर्दर आपको फिजिकल पैरामीटर्स भी चाहिए कि अच्छे मील तो कर लिए, लेकिन बस खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो। होगा क्या कि जो अच्छी हेल्थ बनानी थी ओबीज हो गए, मोटापे के शिकार हो गए, ठीक है। वो सारा का सारा बस चढ़ता जा रहा है, कुछ यूज हो नहीं रहा, ठीक है। पता लगे यूरिक एसिड बढ़ रहा है और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि एक और कंपोनेंट है अच्छी हेल्थ का, फिजिकल पैरामीटर्स, तो यू विल नो कि मुझे रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहोगे और रेस्ट नहीं करोगे, उससे भी ठीक बात नहीं है। आपकी बॉडी डिटीरियरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। वेयर एंड टेयर होता है बॉडी का एक्सरसाइज करने के बाद, और डेली होता है वैसे भी अलग अलग एक्टिविटी से। सो यू नीड अ गुड स्लीप सो दैट आपकी बॉडी रीजनरेट करे। ये न्यूट्रिशन कंज्यूम किया या यूज हुआ और कंसोलिडेट होके ये आपकी बॉडी को इसने स्ट्रांग बनाया। एक और कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई फ्रेंड नहीं है, घर वालों से दूर रह रहे हो, काम का बस ऑफिस का ही प्रेशर है या तैयारी का ही प्रेशर है, बस प्रेशर प्रेशर प्रेशर, खाना खाना खाना, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये हेल्दी रूटीन नहीं है। मेंटल हेल्थ चाहिए। और मेंटल हेल्थ के क्या कंपोनेंट है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, कि अगर तैयारी कर रहे हो, तैयारी के साथ साथ थोड़े फ्रेंड्स हो, थोड़ा गॉसिप वॉसिप करो, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और फ्रेंड्स और फैमिलीज का एक अच्छा सर्कल हो, ताकि कभी भी अगर डिप्रेशन जैसी फीलिंग आए, मन में तनाव महसूस हो, किसी के साथ शेयर करो। वो शेयर करने से कई बार क्या होता है, हम खुद ही सोल्यूशन निकाल देते हैं उस चीज का। हमारे सिस्टम से जब कोई चीज बाहर निकलती है, सोल्यूशन मिल जाता है। तो एक अच्छी हेल्थ बनाने के लिए ये कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स के फर्दर सब कंपोनेंट्स हैं। अब आपकी अपनी पर्सनैलिटी की अगर आपको समझ है तो आपको पता होगा कि भैया मेरी मेंटल हेल्थ और मेरा न्यूट्रिशन तो सही है, लेकिन मोटापे का थोड़ा सा शिकार हूं, तो यू विल नो कि मुझे रेगुलर एक्सरसाइज को प्रायोरिटाइज करना है सबसे पहले। उसके बाद मुझे अपनी नींद को ठीक करना है। ये दो चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे फिजिकली भी सही हूं, न्यूट्रिशन भी मेरा सही है, लेकिन मैं डिप्रेशन में थोड़ा सा रहता हूं, तो क्या प्रायोरिटाइज करोगे इसको? सबसे पहले फिर क्या करोगे कि काम और वर्क लाइफ बैलेंस बनाओगे, फ्रेंड सर्कल रखोगे, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमना जाओगे, सोशलाइज करोगे। और अगर मेंटल हेल्थ भी सही है, फिजिकल पैरामीटर्स भी सही है, ठीक है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम है कि फिजिकल पैरामीटर्स सही तो हैं, लेकिन कोई वीकनेस फील हो जाती है, किसी चीज की डेफिशिएंसी आ गई, कि अदरवाइज तो देखने में सही हूं लेकिन डेफिशिएंसी है विटामिन सी की, फॉर एग्जांपल स्कर्वी हो गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ वैसे ही, तो वहां पे न्यूट्रिशन जरूरी है। तो प्रायोरिटाइज करना तभी पॉसिबल है कि अगर हम एक टास्क को डिवाइड करके कॉन्कर कर सकें, और यूपीएससी में यही करना है, अंग्रेजों ने जो सिखाया हमें, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो अब यूपीएससी की जो आपकी स्टेजेस हैं, ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखो, जो नोटिफिकेशन बताती है वो बताती है कि यूपीएससी की 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन आपको बता दूं कि एक्चुअली आपकी तैयारी के पर्सपेक्टिव से इसकी 4 स्टेजेस हैं, और ये आपकी जिंदगी के 2 सालों को इंपैक्ट कर सकती है, एटलीस्ट 2 सालों को, ठीक है। इसमें 1 साल, लगभग 1 साल तो देखो तैयारी को देना पड़ता है। अगर जून अगले साल में एग्जाम है, तो इस साल के जून से लेकर अगले साल के जून तक तो तैयारी होगी, राइट। जितना पहले तैयारी कर लोगे उतना जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, उतना ज्यादा रिवीजन, उतना ज्यादा फायदा, राइट। तो एग्जाम नोटिफिकेशन में 3 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस कैसे हैं, लेट अस सी। जब आप स्टार्ट करोगे, आप स्टार्टिंग सीधा ही प्रीलिम्स की स्टार्टिंग तो करोगे नहीं, प्रीलिम्स से तो अभी 1 साल बचा है, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए, प्रीलिम्स टाइप के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, देयर आर सम मोर थिंग्स जो आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपको अपनी फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। फाउंडेशन में आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नॉलेज हो, उसमें से आप समझ पाओ कि क्या डायमेंशंस पे क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम आते हैं। पता लगा कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस में आप अभी भी घूम रहे हो, और यूपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स का डाल रहा है। एंड सिमिलरली पता लगा करंट अफेयर्स तो बहुत जरूरी है, उसको पकड़ना है, पर बेसिक है नहीं, एनसीईआरटीज पढ़ी नहीं। तो फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग फाउंडेशंस बनेगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगी,
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की समझ, सिलेबस की समझ, स्टार्टिंग एनसीईआरटी से करेंगे, एनसीईआरटी के बाद आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, फॉलो एनी वन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। और इतना करने के बाद आंसर्स कैसे सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, कि एक चीज, एक नॉलेज ले ली, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आंसर कैसे करूंगा, जब पता लगेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पीवाईक्यू से पता लगेगा। तो ये चीज आप कर रहे हो। मेंटरिंग की बड़ी जरूरत पड़ती है इसमें। गलत डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी इस एग्जाम में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही इतना ज्यादा है, इतना कुछ कवर करना होता है, कहीं ना कहीं तो गलती करेंगे। तो वहां पर सही मेंटोर आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सही मेंटर मतलब कोचिंग, कोई भी हो सकता है। वो आपका कोई फ्रेंड जो बहुत अच्छी तैयारी का उसको एक्सपीरियंस हो, कोई आपका कजन जिससे इंस्पायर हो कि आप इस तैयारी में आए, तो मेंटरिंग जरूरी है। टाइम टेबल अच्छा बनाइए आप। सेल्फ मेंटरिंग नाम की भी चीज होती है कि खुद डेली अपना विश्लेषण करो और खुद को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश करो। तो ये लगभग अप्रैल से लेकर जनवरी तक आपको ये पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, जहां पे आप अपना बेस बना रहे हैं। ठीक है, अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 महीने आपने रिगरसली अपनी फाउंडेशन पर तैयार किया, जिसमें प्री और मेन दोनों की तैयारी हो रही है। आंसर राइटिंग एंड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज दोनों को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। अब जनवरी के बाद आपका फोकस पूरी तरह से प्रीलिम्स पे होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बनाने के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी देखना है। और प्रायोरिटी की अगर मैं बात कर ही रहा हूं, तो प्रायोरिटी हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैटिक्स को दो। आजमाई हुई बात बता रहा हूं, जितना स्ट्रांग आपका स्टैटिक कंपोनेंट होगा, करंट अफेयर्स उतना अच्छे तरीके से समझ लगेंगे। जो बच्चे प्रायोरिटी में गलती करते हैं वो यही करते हैं कि बेसिक क्लियर नहीं है, एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ा नहीं है, चले गए जी करंट अफेयर्स पे, और पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, फेडरल रिजर्व्स क्या है, क्या नहीं है, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कुछ नहीं पता लग रहा, क्योंकि बेसिक्स कमजोर हैं। करंट बेसिक स्ट्रांग होने से करंट अपने आप स्ट्रांग होते रहेंगे। ठीक है, तो ये समझना। अब जनवरी के बाद आपका पूरा का पूरा बहुत शार्प फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए, जहां पे अब सिर्फ फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीजों को देखेंगे। एनालिटिकल चीज को हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अब, क्योंकि यहां पे बच्चे प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कि एमसीक्यू इज द प्रायोरिटी। वो अभी भी ऑप्शनल करते जा रहे हैं, एथिक्स करते जा रहे हैं, एस्से की प्रैक्टिस पता नहीं क्यों करते हैं प्रीलिम से पहले, जनवरी के बाद, फरवरी, मार्च में। ठीक है, पता नहीं किसी टॉपर का सुन लिया होगा कि मैं तो तब भी एस्से की प्रैक्टिस कर रही थी। ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी इज एमसीक्यू। एमसीक्यू सॉल्विंग कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस करो, टेस्ट दो, देखो क्या गलत है क्या सही है, उसमें थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था, और कंसोलिडेट करो। आपके बहुत से नोट्स बने होंगे, अब इन नोट्स में से आपने बिल्कुल पिन पॉइंट करके वो इंफॉर्मेशन निकालनी है जो एग्जाम से एक दिन पहले आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना कि आप एग्जाम के दिन की तैयारी नहीं कर रहे, आप एग्जाम से एक दिन पहले की तैयारी कर रहे हो, जिसमें प्रिसाइज मटेरियल होगा। उतना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, उतने कॉन्फिडेंट एग्जाम में जाओगे, उतने अच्छे से प्री क्रैक होगा। प्री क्रैक करने के बाद थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हो आप, उसके बाद मेंस की तैयारी करनी है। अब ये याद रखना कि प्रीलिम्स की बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आपके अंदर एक विशाल ज्ञान का समंदर ऑलरेडी है, और अगर प्री क्रैक कर लेते हो तो ये चीज प्रूव हो गई कि आपके पास एक्चुअली विशाल ज्ञान का समंदर है। अब यहां पर बच्चे क्या करते हैं, इधर इकट्ठा करते रहेंगे, ये मटेरियल वो मटेरियल, पढ़ लूं। यहां पे दोस्तों जितना पढ़ना था आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। यहां पे आप ये भूल जाते हो कि मेंस इज इक्वल टू आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग इज इक्वल टू मेंस। तो यहां पे प्रायोरिटी बन गई आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज द टॉप प्रायोरिटी हियर, रीडिंग इज सेकेंडरी। रीडिंग तब करनी है जब आंसर राइटिंग को थोड़ा सा एनरिच करना है। बहुत कुछ यहां पे ऑलरेडी रीड हो चुका है। ठीक है, तो इधर आंसर राइटिंग करो कि जो है अंदर जो भी मटेरियल है वो फोर्स आउट करो कि निकले बाहर, क्वेश्चन को समझो, डिकोड करो, आंसर लिखो, फिर देखो कि आंसर को और अच्छा करने के लिए मैं क्या पढ़ूं। तो टॉप प्रायोरिटी आंसर राइटिंग, सेकंड प्रायोरिटी इज रीडिंग टू एनरिच द आंसर। इसी के साथ साथ पोटेंशियल टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। यहां पे भी आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मुद्दे आगे चलते जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा पूछा जा सकता है इसको आइडेंटिफाई करो, और इसकी पूरे की रिगरस प्रैक्टिस करते रहो जब तक कि प्रीलिम्स आपका स्टार्ट नहीं हो जाता। कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करो। यहां पे एथिक्स, यहां पे एसे, यहां पे आंसर राइटिंग प्रायोरिटी पे। और इसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करेंगे। नाउ अगेन, यहां पर भी बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने यहां बहुत कुछ पढ़ा, यहां बहुत कुछ पढ़ा, यहां बहुत कुछ पढ़ा। यहां पे व्हाट यू नीड इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ पढ़ा है, अब इन पर्सन कोई मेरे साथ उस चीज की बात करता है तो मैं किस तरीके से अपने थॉट्स को शब्दों में वर्बली प्रोड्यूस करूंगा, किस तरीके से मुझे चलना है, किस तरीके से मुझे किसी के साथ बात करनी है, मेरा पोस्चर क्या होना चाहिए, मेरे ड्राफ्ट में जो मैंने बातें लिखी हैं वो मेरी स्ट्रेंथ कैसे बन सकती है, ये सब कुछ रहेगा। तो ये प्रायोरिटीज अगर सही स्टेज पे सही प्रायोरिटी रखोगे तो फायदा रहेगा।
ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब खुद प्रायोरिटाइज करने में ना कभी कभी दिक्कत आती है, तो उसमें कोचिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता दैट कोचिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको आपका दायरा बताएगी तैयारी का। खुद गलती करके और एक अटेम्प्ट वेस्ट करने के बाद सीख रहे हो, इससे बेटर है कि डे 1 से वो गलती करने से बचिए, डे 1 से सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए। तो इस चीज में आपकी मदद कर सकता है टीम स्टडी AIQ का प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। अब आपको यहाँ पे दोस्तों ये बता दूं, ठीक है, अभी एक और चीज आपको बतानी है कि बैच आपकी हेल्प कर कैसे सकता है। कुछ एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जहाँ पे ट्रिक्स यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ट्रिक्स भी तो सिखानी होती हैं, तो इस बैच में कैसे सिखाई जाएंगी, आई विल टेल यू। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी क्या होता है कि इन जनरल जो कोचिंग्स अवेलेबल हैं उसमें जनरली इस स्टेज के ऊपर ही फोकस किया जाता है। फाउंडेशन ले लिया, हो गया। ये स्टेज के लिए अलग से बच्चा पे करे, अलग से कोर्स में आए, अलग से सारा कुछ तैयारी करे। ठीक है, कोचिंग वालों को तो ठीक है, यहां पे मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पर अगेन अलग से प्रोग्राम लेना पड़ता है। इंटरव्यू में बच्चे के अलग स्ट्रगल्स रहते हैं। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट। सो यहां पे सब कुछ इंटीग्रेटेड है। यहां पे एक बार आपने पेमेंट करनी है तो आपके लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, फाउंडेशन कोर्स इज इंक्लूडेड, एवरीथिंग, मेंटोरशिप। तो इसके फटाफट से आपको फीचर्स बताता हूं और ये बता दूं कि 22 अप्रैल से ये फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। डे 1 से इसमें जुड़े रहिए। सुबह 8 बजे की क्लासेस होंगी, तो अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट योर डे। ठीक है, एंड इसमें वैसे तो कोर्स काफी महंगा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, बट यस, मार्केट में जो बाकी कोर्सेज है उससे काफी सस्ता मिल जाएगा आपको इफ यू यूज द कोड CS Live। CS Live कोड यूज करने से यू कैन अवेल दिस पर्टिकुलर कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 30,000 ओनली, 29,999। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए यहाँ पे हम आपके साथ फाउंडेशन कोर्स रखेंगे। फाउंडेशन कोर्स में लाइव क्लासेस होंगी बाय वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी। ठीक है, 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एक मेंटोर दिया जाएगा, वो आपकी हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट बुक्स, मैनेज योर टाइम टेबल, शेड्यूल बनाने में, और सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे ये बताता रहेगा। तो लंबी तैयारी में ये चीज जरूरी होती है। और ऐसा नहीं कि आगे भागते रहोगे सिलेबस में और रिवाइज नहीं करोगे, वीकली रिविजन भी होगी। हर हफ्ते 50 MCQs का आपका टेस्ट होगा जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों आएंगे। ठीक है, और ये 10 महीने तक कंटिन्यू करता रहेगा। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करना डे 1 से सीखोगे। ठीक है, पहले हफ्ते से ही आपको ये चीज आ जाएगी। हर दिन आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी ताकि आपका हेजिटेशन जो आंसर लिखने का है वो रिड्यूस हो जाए और आप आंसर्स में एक अपना बेस बना लें इसी फाउंडेशन कोर्स के दौरान। ज्ञानवाणी सेशंस होंगे जिसमें कि बेसिकली हमारे सिलेक्टेड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आपको मेंटरशिप देंगे और मोटिवेट करेंगे। हैंडमेड नोट्स रहेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि हैंडमेड नोट्स बनाते कैसे हैं, किस तरीके से उसको रिवाइज करते हैं, और क्लास के PDFs भी आपको रिवाइज करने को मिलेंगे। ठीक है, और हैंडमेड नोट्स से आपको खुद के नोट्स बनाने की टेंशन खत्म आपकी। बहुत प्यारे नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, बट हाँ, इससे सीख के खुद के नोट्स बनाने भी जरूर सीख लेना। डेली का डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम होगा। तो फाउंडेशन में स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ NCERT से लेके टॉप के कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर करते रहेंगे हम साथ साथ, तो डेली आपके करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी। उससे आपके करंट अफेयर्स पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनेगी। नाउ बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी IQ इस कोर्स में आपको बहुत सारी बुक्स देगा। एनरोल करते ही आपको 4 बुक्स हम यहां से डिस्पैच कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो उसमें ये पर्टिकुलर बुक्स हैं जो आपके फाउंडेशन कोर्स का पार्ट होंगी। इनका फायदा ये है कि नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स अगर आप देखोगे, बिपिन चंद्र या सतीश चंद्र, उसमें टेक्स्ट बड़ा ही मोनोटोनस सा है, समझने में, रिवाइज करने में, फर्स्ट टाइम पढ़ने में दिक्कत आती है। यहां पे टेक्स्ट इज वेल मैनेज्ड। ठीक है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, ये सारी चीजें हैं जिससे कि ये बुक्स आपको एग्जाम रेडी बनाएंगी। और एक्चुअली बहुत सी बुक्स को रेफर करके इसमें मटेरियल डाला गया है। सो इट इज क्वाइट सिंप्लीफाइड, इट इज बेस्ड ऑन UPSC's प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंसोलिडेटेड यूजर फ्रेंडली बुक्स हैं ये। बहुत फायदा मिलेगा इससे। ठीक है, बल्कि बुक्स को पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है, इन बुक्स से आप सेम चीज थोड़ा जल्दी क्विकली पढ़ पाओगे क्योंकि क्लासेस तो वैसे भी लगा रहे हो। तो इन बुक्स से और एडिशन हो जाएगी आपकी वैल्यूडेशन, राइट। इसी के साथ साथ प्रीलिम्स के टाइम पर नाउ यू नीड टू कंसोलिडेट। ठीक है, कंसोलिडेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम रिवीजन होनी चाहिए। 3 टैग रूल, एलिमिनेशन और ट्रिक्स, ये हम क्रैश कोर्स में आपको कराएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन UPSC 2022 में आया था और ट्रिक को यूज करके इसको सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, अब मैं यहाँ बहुत डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझ लो कि यहाँ पे आप ऑप्शंस देखो, हर ऑप्शन में
2 आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन है सी ऑप्शन जहां पे 2 नहीं आ रहा। और यहां पे आपको मान लो नियर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्ट का बारे में नहीं भी पता, लेकिन इतना तो पता ना कि एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक्सचेंज रेट का मतलब है कि ₹1 में पहले में अगर लेट्स से $10 ले लेता था, अब मेरा एक्सचेंज रेट अगर बढ़ गया है तो मैं ₹1 में अब $20 ले सकता हूं। ठीक है, ₹1 में $20 ले सकता हूं, जिसका मतलब क्या है कि ये रुपए की वैल्यू बढ़ गई है, डॉलर की वैल्यू कम हो गई, ये रुपी एप्रिशिएट हो गया है। तो एप्रिशिएट अगर हो गया है तो ये तो सही है। ठीक है, एप्रिशिएट अगर हो गया है तो ये तो सही बात है, राइट। इसका उल्टा देख लेते हैं, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा कि लेट्स से $1 यहां पे 0.1 रुपी है, इंशाल्लाह कभी ये दिन आएगा, राइट। कभी ना कभी ये दिन शायद आ जाए कि $1 ₹80, मतलब इतना ज्यादा ना हो के मतलब इसकी वैल्यू हमारी काफी बढ़ गई है। ठीक है, अब यहां पे $1 जो है ये बन गया 0.2 रुपीज, राइट। रुपी की वैल्यू यहां पे बढ़ रही है तो एप्रिसिएशन होगी। ठीक है, देयर विल बी एन एप्रिसिएशन। ओ दिस इज नॉट 0.2, दिस इज 0.05। ठीक है, 0.05। आई होप ये पॉइंट आप समझ चुके हो कि एक ही रुपए में पहले सिर्फ $10 ले सकते थे, अब आप ज्यादा क्वांटिटी ऑफ डॉलर ले सकते हो। तो मतलब क्या, रुपया का वैल्यू बढ़ गई कि पहले ₹1 में 1 टॉफी आती थी, अब ₹1 में 2 टॉफियां आ रही हैं, तो आपको तो फायदा हो रहा है। तो दैट इज द एप्रिसिएशन। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर एक्सचेंज रेट, लेट्स से भूल जाओगे रियल है कि नॉमिनल, इसमें एक्सचेंज रेट जो है अगर ये बढ़ता है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। इसको देखते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं ट्रिक। इसमें बड़ी सिंपल सी ट्रिक ये यूज होगी कि हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ गया, यानी ₹1 में पहले क्या था, पहले ₹1 में $10 आते थे, अब ₹1 में $20 आ रहे हैं। लेट्स से हमने एक सामान बनाया ₹100 का, तो अमेरिका में बैठा व्यक्ति उसको कितना पैसा पे करना पड़ रहा था, पहले ₹1000। अब हमारा सामान तो अभी भी ₹100 का है, लेकिन अमेरिका में बैठे व्यक्ति को अब $2000 पे करने पड़ रहे हैं। ही विल हैव टू पे $2000, राइट। यानी कि हमारी करेंसी की एप्रिसिएशन से अमेरिका में बैठे व्यक्ति को सेम प्रोडक्ट, इंडिया में बना हुआ सेम प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हुआ है वहां पे, उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन चाइना की करेंसी वैसी की वैसी है, उसमें सेम पैसा जा रहा है कि वो पहले इंडिया के कंपटीशन में ही लेट्स से ₹1001 की दे देती थी, यहां पे अभी भी उसकी ₹1001, क्योंकि उसकी करेंसी में तो चेंज आया नहीं, हमारी करेंसी थोड़ी महंगी हो गई, तो इससे हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। तो 2 यहां पे गलत हो जाता है। जैसे ही 2 एलिमिनेट करोगे सारी ऑप्शन हट जाती है, एक ही बचती है, वो आपका आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि ये इनको देख के डर लग सकता है, और हाँ बेसिक थोड़े से तो करने पड़ेंगे, बट फिर भी इसको एलिमिनेशन से किया जा सकता है, जो हम अपनी टेस्ट सीरीज में बताते हैं, जो आपके क्रैश कोर्स में मिलेंगी, और ये थॉट प्रोसेस सारा एक्सप्लेन करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आरबीआई और ये अगेन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें कह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, तो आरबीआई क्या करता है कि ये पैसा खींचने की कोशिश करते हैं। अब आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, ये आरबीआई है, इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और पैसे भी हैं, ठीक है, ये इट हैज मनी, मार्केट में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा अगर है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा, सेल करने के बजाय ये इतने पैसे खींच लेगा। ठीक है, अगर बाय कर रहा है कि मार्केट में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं, अगर ये बाय करना शुरू कर दिया तो पैसा जो है वो और बढ़ जाएगा, इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगेन ऑप्शंस देखिए, सारी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाती हैं, सिर्फ बी बचता है। और इसमें जो 2 और 3 के बारे में आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग भी रहा है, उसको आराम से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं भी पता तो बस इतना पता होने के बजाय, इतना पता होने की वजह से यू कैन क्लियरली सॉल्व द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये चीजें हम करेंगे अपने कोर्स के अंदर कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इन टेक्स्ट बॉन्ड्स। क्या किस चिड़िया का नाम है भाई, स्टेटमेंट्स पढ़ो अब। ठीक है, मुझे पहले के बारे में कुछ नहीं पता, दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता, तीसरा कह रहा है कि इंटरेस्ट जो मिल रहा है ऐसे बॉन्ड्स के ऊपर, चाहे वो कैपिटल गेन हो, ठीक है, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। कोई ऐसी चीज है, ठीक है, कैपिटल गेन कुछ ऐसा है जिसको सरकार टैक्स नहीं करती, तो ये कॉमन सेंस भी यूज करके हम कह सकते हैं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, टैक्स तो लगाएगी सरकार। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 नहीं आ रहा, ए, वो हमारा आंसर बन गया। चाहे पता ना भी हो तब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो पता होना चाहिए, हम करंट अफेयर प्रोग्राम में ये डिस्कस करते हैं, बट फिर भी उस टाइम पे अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे तो ये ट्रिक्स हम आपको अपने क्रैश कोर्स में सिखाते हैं। एंड
इन्हीं ट्रिक्स के साथ साथ फर्दर मेन फाउंडेशन कोर्स की बुक मिल गई, इसके बाद कंसोलिडेटेड बुकलेट्स मिलती हैं आपको, जिससे और ज्यादा इजाफा कर सकते हो आप अपने ज्ञान में। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कंटेंट मिलता है। नॉट ओनली दिस, मेंस की तैयारी पे, ठीक है, आपके मेंस की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, रेगुलर एक तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी रिगरसली, इसी के साथ साथ एक बिल्कुल यूपीएससी स्टाइल में टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें यूपीएससी के जैसे होते हैं ना एग्जाम्स बैक टू बैक 2 सेशंस अ डे, वो टेस्ट सीरीज मिलेगी। राइट, इसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे आपके और 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। ठीक है, 8 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, जैसे जीएस 1 2 3 4, इसके 2 साइकिल्स एक हो जाएंगे और उसके बाद एक कंप्लीट साइकिल आपका कम से कम होगा। ठीक है, वो कंप्लीट साइकिल जब होगा तो आपको बिल्कुल एग्जाम में जाने से पहले पता होगा कि एग्जाम में लिखते कैसे हैं, क्योंकि 3 घंटे में 20 आंसर्स लिखना और 2 सेशंस में, दैट्स डिफिकल्ट। तो ये आपको उसके लिए प्रिपेयर करेगा। पूरा का पूरा जीएस सिलेबस की तैयारी होगी और इवैल्यूएशन भी जो होगी बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगी, बिकॉज वी एक्चुअली हैव मेंटर्स एंड गाइड्स जो जिनको पता है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, एंड मेंस का क्रैश कोर्स ये भी आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा। इसमें हम बहुत सारे थीम्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिस पे सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, और उन थीम्स को होलिस्टिकली आपको तैयार करवाया जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि एक A4 शीट की पेपर है, उसमें एक टॉपिक, उसकी सारी डायमेंशंस कवर हो जाएंगी, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले बस ये 100-150 शीट्स को पन्ने पलटते पलटते रिवाइज करें और जाके आंसर लिखें। ठीक है, और रिगरस आंसर राइटिंग जो डेली होगी उससे बहुत फायदा होगा। ठीक है, एसे के लिए वर्कशॉप्स होंगी, स्पेशल सेशंस होंगे, स्पेशल क्लासेस होंगी, जिससे आपके बेस्ट एसेस निखर के आए। और एथिक्स में भी क्या होगा कि ज्ञानवानी सेशंस होंगे बाय रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनिल स्वरूप सर, जो आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में, सर्विसेज के बारे में बताएंगे, जिससे एथिक्स की केस स्टडीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट पे बहुत एक्स्ट्रा फोकस हम देने वाले हैं, क्योंकि 250 नंबर इस एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक 250 नंबर का सब्जेक्ट आपका तैयार हो रहा है एंड इट इज क्वाइट स्कोरिंग। तो इसको हम खूब फोकस देंगे अपने मेंस के प्रोग्राम में, जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर आपका, ये देखो, वैसे तो सभी बच्चों को ये सारी चीजें ऑनलाइन मीडियम से तो मिल ही रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे ऑब्वियसली एंड विल बी वेरी हैप्पी। तो उनको क्या मिलेगा कि वो अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो उनका आगे पूरा खर्चा कुछ नहीं करना, उन्होंने स्टडी आईक्यू के लिए, स्टडी आईक्यू के एक कैंपस जो दिल्ली एनसीआर में कैंपस है वहां पे आएंगे वो, और हमारे साथ विदाउट पेइंग एनी एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, बिजली का खर्चा, पानी का, राइट, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो सब कुछ फ्री, नो एक्स्ट्रा खर्चा, नो बिजली, नो पानी, फूड की भी टेंशन नहीं लेनी, रेंट की तो बिल्कुल नहीं लेनी। हमारे साथ रहोगे आप हमारे कैंपस के अंदर, तो यहाँ पे आपको फिजिकल अटेंशन दी जाएगी, एक्स्ट्रा अटेंशन दी जाएगी। जब फैकल्टी के थोड़े क्लोज कांटेक्ट में रहोगे तो अपने आंसर्स पे जो इवैल्यूएशन, जो फीडबैक है वो टाइमली मिल जाता है, टाइमली उसको ठीक कर सकते हो। सो यू विल बी इन अ पोजीशन टू स्कोर मोर देन 400 मार्क्स इन जीएस। और ये बता दूं कि ये जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है इसमें जीएस पे फोकस किया जाएगा, इस पूरे प्रोग्राम में जीएस पे फोकस किया जा रहा है, इवन इन मेंस। ठीक है, ऑप्शनल का सेपरेट है, उसके बारे में फिर किसी दूसरे सेशन में बताऊंगा, ऑप्शनल इसमें अभी नहीं है। ठीक है, तो काफी आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और ऐसा तैयारी करने से आपकी बेसिकली क्या होगी, आप यहाँ पे पीयर लर्निंग भी कर रहे हो। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर जिनका नहीं हुआ उनको भी तो बुलाओ। ऐसा नहीं है दोस्तों, जिनका नहीं हुआ ना, जिनका हो गया उन्होंने प्रूव किया खुद को। अब आप खुद सोचो, आपका अगर एग्जाम क्लियर हो गया है, अब हम आपको बोलें कि वो बच्चे भी आ रहे हैं जिनका नहीं हुआ, उनमें से कुछ बच्चे उपद्रवी हो सकते हैं, शोर शराबा मचा सकते हैं। वी वॉन्ट डिसिप्लिन इन दिस कैंपस, कि यहाँ पे वही बच्चे हैं जो पता है उनको लिख रहे हैं मेन्स, तो बहुत सीरियस बच्चों के बीच में बैठ के बहुत कुछ सीखेंगे आप। ठीक है, और 2024 में देखो, ये जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, अगर 2024 का प्रीलिम्स क्लियर करते हो आप, तो ये एमआरपी आपको 2024 के लिए ही मिलेगा। इसमें ये भी क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि 2025 में अगर आपका प्री क्लियर होता है तो 25 वाला भी आपको मिल जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। उसके लिए अगर आप वो चीज लेना चाहते हो, उसके लिए फिर आपको जो P2Y इनिशिएटिव है वो 2025 का लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, 2025 को टारगेट करने वाला एमआरपी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। इंटरव्यू प्रोग्राम, इसमें आपको मंथन सेशंस दिए जाएंगे टू अंडरस्टैंड बोर्ड्स की क्या डिमांड होती है, पर्सनालिटी पे कैसे वर्क करना है, डैफ का सही एनालिसिस कैसे अपने डैफ में दी गई सभी चीजों को स्ट्रेंथ बना के प्रोड्यूस करना है, और कम से कम 2 मॉक इंटरव्यूज होंगी जिससे आप इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे से जाओगे। सो दोस्तों, ऑल इन ऑल दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। इसमें एक बार बस आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बाद टेंशन हम पर छोड़ दो। वी विल इंश्योर कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो और एग्जाम रेडी हो कि आप सारी स्टेजेस को फेस करें। ठीक है, इसकी क्लासेस 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, सुबह 8 बजे का बैच है। बहुत एडवांटेज होती है, फ्रेश माइंड से आओगे, फैकल्टी मेंबर्स भी फ्रेश रहते हैं इसमें, तो लर्निंग प्रोसेस सबसे पीक पे
इस बैच में होने की पूरी संभावना है, ठीक है, होती ही है, राइट। सो यूज़ करें कोड CS Live, अदरवाइज दिस कोर्स इज एक्सपेंसिव, बट CS Live कोड यूज़ करने से आप इसको एक अफोर्डेबल प्राइस पे अवेल कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदे हैं। एंड अगर कुछ डाउट हैं आपके तो उन डाउट्स को यू कैन सेंड मी अ मेल हेयर, ठीक है, आप मेल भेज सकते हो मुझे इस पे, इस ईमेल आईडी पे HELLO.chandan@gmail.com, या फिर ठीक है, एक ईमेल आईडी ये है, दूसरी ईमेल आईडी है चंदन विच इज माई नेम .sharma@studyiq.com, राइट। इसके अलावा फिर भी ये डाउट आपको अगर और भी मेरे साथ कनेक्ट होना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है चंदन लर्निंग विदाउट स्पेस, चंदन लर्निंग विदाउट स्पेस। तो उसमें भी मेरे ग्रुप के साथ, मेरे चैनल के साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे आई एम हियर, इंस्टाग्राम पे माई हैंडल्स नेम इज हेलो चंदन, ठीक है। सो सी यू सून इन द क्लासेस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।